हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपके साथ ज्योग्राफी डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें हमारे पिछले कुछ चैप्टर हो गए थे। कल हमने एमपीपीएससी मेंस का पेपर डिस्कस किया था, जिसमें हमारे केवल 20 वीडियो से लगभग 80% क्वेश्चन आए थे। प्रॉपर उसको आप देख सकते हो, कौन कौन से वीडियो से कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अब हम आगे इस सीरीज को बढ़ाएंगे और हमारी जो सीरीज जहाँ रुकी हुई थी उससे आगे हम मृदा से आगे वनस्पति वाले चैप्टर से इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, ज्ञानशिला एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को सभी तक आप सभी सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, शेयर भी करें और सभी को आप इसके बारे में भी बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ और जल्दी से सेलेक्ट होकर ऑफिसर बने और अपने परिवार और देश का नाम रोशन करें। ठीक है, चलिए देरी न करते हुए अपने सब्जेक्ट पे आते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले आपको पता है, हम पिछले वाले सबसे पहले मृदा वाले चैप्टर पढ़ चुके थे। अब उसके बाद स्टार्ट होता है आपका कौन सा, वनस्पति वाला। और ये भारतीय वनस्पति के बारे में आप सभी जानते हो, भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, इनको हम मानसूनी वनस्पति भी कहते हैं, सदाबहार वनस्पति भी, कंटीलेवन, कौन कौन से, इन सबके बारे में समझेंगे आज। चलिए, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये डायग्राम हम साथ साथ आगे समझते जाएंगे कि कहाँ पर आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, आर्द्र सदाबहार, ज्वारी वन कहाँ है, पर्वतीय वन कहाँ है। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस कहाँ से करेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है। ठीक है, और प्राकृतिक वनस्पति की बात करते हैं हम, तो प्राकृतिक वनस्पति ऐसी वनस्पति होती है जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना उगती है। ठीक है, और जिसमें सभी भौगोलिक कारक मौजूद होते हैं, अच्छे से याद रखना है। और यह एक लंबी अवधि तक बनी रहती है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। लेकिन हम किस जगह के प्राकृतिक वनस्पति की बात कर रहे हैं, तो हम भारत के प्राकृतिक वनस्पति की बात कर रहे हैं, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम प्राकृतिक वनस्पति के लाभ पढ़ लेते हैं, कौन कौन से लाभ होते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है कौन कौन से लाभ होते हैं प्राकृतिक वनस्पति के, आप बचपन से इसमें निबंध भी लिखते आए होंगे। ठीक है, और आज हम इसको डिटेल में भी समझेंगे कि कौन कौन से लाभ होते हैं। आपने बचपन में बहुत बार क्वेश्चन लिखा होगा, प्राकृतिक वनस्पति के लाभ। प्राकृतिक वनस्पति से हमें प्रत्यक्ष लाभ भी होते हैं, या वनों से हमें प्रत्यक्ष लाभ भी होते हैं और अप्रत्यक्ष। और सामान्य शब्द में आपने इसको वन पढ़ा होगा। ठीक है, कि वनों से होने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से हैं, आप सबको ध्यान और बचपन से पढ़ते आए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ कौन से हैं, कौन कौन से। नंबर 1, वनों से हमें क्या प्राप्त होते हैं, अनेक वनोत्पाद प्राप्त होते हैं। जैसे पशुओं के लिए चारा प्राप्त होता है अपने को। ठीक है, आपके लोगों के लिए, मनुष्य के लिए गोंद, लाख, शहद, ठीक है, तेंदुपत्ता से बीड़ी, ठीक है, इत्यादि जैसे उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो मुख्य रूप से वनों उत्पाद किससे मिलते हैं अपने को, वनों से ही मिलते हैं। ये कुछ मुख्य वनोत्पाद मैंने लिखे हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। फिर आपके इमारती और जलाऊ लकड़ी, दोनों प्रकार की लकड़ी प्राप्त होती है। इमारती लकड़ी जिसमें फर्नीचर वगैरह आपके बनाए जाते हैं, जलाऊ लकड़ी जिसमें आपके कंडे वगैरह से या लकड़ी से जलाकर खाना वाना बनाया जाता है। आपके गाँव में ये चीज़ें अच्छे से देखने को मिलेगी, ध्यान रखना है। फिर मृदा अपरदन को भी रोकते हैं, ये प्रत्यक्ष लाभ में भी आ जाता है, प्रत्यक्ष में भी आ जाता है, ध्यान रखना। प्रत्यक्ष रूप से भी रोकते हैं मृदा अपरदन को, कि कहीं ज़्यादा मृदा अपरदन हो रहा है, वन लगा दीजिए, तो वहाँ मिट्टी का कटाव देखोगे आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अप्रत्यक्ष रूप से जहाँ वन ऑलरेडी मौजूद है वहाँ देखोगे तो आप मिट्टी का कटाव बहुत कम देखा गया है। ठीक है, तो वनोत्पाद प्राप्त होते हैं, इमारती जलाऊ लकड़ी प्राप्त होती है, मृदा अपरदन को रोकते हैं, और जीव जंतुओं के लिए क्या उपलब्ध कराते हैं भैया, आवास उपलब्ध करवाते हैं। पता है, कहीं बहुत सारे जो पशु पक्षी होते हैं वो इन्हीं पेड़ों पर घोंसला वोसला बनाते हैं या अपना नीड बनाते हैं, रहते हैं। कुछ जो
भरी गर्मी में पशु वगैरह इनके नीचे आराम भी करते हैं, अतः ये उनके लिए क्या है, आश्रय स्थल है पक्षियों के लिए और पशुओं के लिए। और मनुष्य भी इनकी लकड़ियों को काट कर अपने क्या बना रहा है, आश्रय स्थल बना रहा है। अतः ये सभी जीव जंतुओं को क्या उपलब्ध कराते हैं, आवास उपलब्ध कराते हैं। और ये जड़ी बूटियों के भी स्रोत होते हैं, यहाँ इनसे बहुत बड़ी मात्रा में अपने को क्या मिलती है, जड़ी बूटियाँ मिलती है, जिनका उपयोग विभिन्न बीमारियों के उपचार में किया जाता है। आप सभी को पता होगा कैसे, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ मैं। संजीवनी बूटी का नाम सुना होगा, ठीक है। और संजीवनी बूटी कहाँ मिलती है, आपके हिमालय के वनों में मिलती है। और हिमालय में कौन से वन मिलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, पर्वतीय वन मिलते हैं। और जब दक्षिण भारत में सबसे नीचे जब भगवान राम, आपने कहानी सुनी होगी, ठीक है, भगवान राम और लक्ष्मण रावण से युद्ध करने जाते हैं, तो वहाँ जब लक्ष्मण जी घायल हो जाते हैं तो वो बूटी लेने के लिए हनुमान जी को कहाँ भेजते हैं आपके, तो वो भेजते हैं इसी हिमालय में संजीवनी बूटी, ठीक है। तो आपके जड़ी बूटियाँ भी प्राप्त होती है और विभिन्न गंभीर बीमारियों के इलाज में इनका उपयोग किया जाता है। इन्हीं जड़ी बूटियों को सामान्य में आप पढ़ते हो आयुर्वेद के रूप में, ठीक है। जो ऋग्वेद का क्या है, एक उपवेद है, एग्जाम में पूछा गया है। इसमें सभी जड़ी बूटियों से आपके बीमारियों का उपचार पॉसिबल है, बताया गया है। और सामान्यतः आयुर्वेद ये बीमारी का उपचार काम और बीमारी को खत्म, जड़ से खत्म करने में मुख्य भूमिका निभाता है। और सबसे अलग चीज़ इसके बारे में ये है कि बाकी जो उपचार होता है बीमारी के बाद किया जाता है, लेकिन आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है, इसका आपका निरंतर सेवन करते हो तो बीमारियों से हमेशा बचे रहते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अपने वनों से क्या क्या लाभ हो रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, तो वन उत्पाद, इमारती जलाऊ लकड़ी, मृदा अपर्दन, जीव जंतुओं का आवास और जड़ी बूटियाँ, ये सब हमें को प्राप्त हो रही है। सिंपल पॉइंट याद रखना है, ठीक है। चलिए, आपके अप्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से हैं, तो अप्रत्यक्ष लाभ पढ़ोगे आप तो वर्षा कराने में सहायक होते हैं, पता है आप सभी को। वन, जहाँ वन होंगे, आप एनसीईआरटी की बुक में देखोगे, बच्चे वनों के नीचे खेल रहे हैं, जंगल बने हुए हैं और उन्हीं जंगलों के कारण बादल आकर्षित हो रहे हैं, हंस रहे हैं और वो फिर बारिश लेके आ रहे हैं और इससे बच्चे बारिश में धूमधाम से मस्ती कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे डायग्राम बना के, विज्ञापन बना के बताया गया। तो वन किसको, वर्षा को, बादलों को आकर्षित करते हैं और वर्षा कराने में सहयोगी होते हैं। वन तापमान के भी नियंत्रक होते हैं, पता आप सभी को, ठीक है। आप भरी गर्मी में किसी पेड़ के नीचे जाके देखना, इतना आराम मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये तापमान को वहाँ क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। जबकि सर्दी में पेड़ के नीचे जाना तो वहाँ गर्मी महसूस होगी, तो ये तापमान को नियंत्रित करते हैं, अच्छे से ध्यान रखना है। फिर बाढ़ को रोकते हैं भैया। नदियों वगैरह के आसपास देखा होगा, जहाँ पर घने जंगल होते हैं वहाँ पर बाढ़ का खतरा कम रहता है, और जहाँ वन कम होते हैं वहाँ बाढ़ का खतरा हमेशा ज़्यादा बना रहता है, अच्छे से याद रखना है। फिर आपके प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता के स्रोत होते हैं, ठीक है। वन आपके प्राकृतिक सौंदर्य देखना, वन आप ऑटोमेटिक वनों की ओर आकर्षित होंगे या बगीचे होंगे तो आप ऑटोमेटिक उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हो। तो ये प्राकृतिक सौंदर्य उपलब्ध कराते हैं और साथ ही साथ क्या है, जैव विविधता के विभिन्न जीवों का आवास है और यहाँ जैव विविधता देखने को मिलती है। और साथ ही साथ ये गैसीय चक्र को भी निरंतर बनाए रख लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन चक्र और नाइट्रोजन चक्र मुख्य रूप से गैसीय चक्र में आते हैं आपके, ठीक है। तो ये इन चक्रों को भी निरंतर संचालित करते रहते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे, O2 से CO2 बनी, CO2 से फिर O2, नाइट्रोजन से आपके नाइट्रेट अमोनिया बनेगी, फिर वापस नाइट्रोजन बनेगी, ऐसे चक्र बनेंगे। तो ध्यान रखना है। तो वनों से होने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ अच्छे से याद रखना है। अब हम प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो कौन कौन से कारक है जो प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करते हैं, तो प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले हम कारक पढ़ेंगे। सबसे पहला कारक कौन सा है आपका, अक्षांश। कौन सा है, अक्षांश। इसको थोड़ा सा जूम कर लीजिए, आपको अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है। सबसे प्रमुख कारक कौन सा है आपका, अक्षांश। और अक्षांश के बारे में बात करें हम तो अलग अलग अक्षांश पर अलग अलग प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। और जैसे जैसे अक्षांश बढ़ते हैं वनस्पति के स्वरूप में भी आपने बदलाव देखा होगा। जैसे मैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा की बात करूं या विषुवत रेखा की बात करूं तो वहाँ जो वन पाए जाते हैं आप देखोगे तो विषुवती वन या सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्यों, वहाँ पर उच्च दाब के कारण हमेशा शाम में वर्षा होती है और तेज वर्षा होती है
तापमान भी उच्च रहता तो घने वृक्ष मिलेंगे और बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का प्रोड्यूस करेंगे, उनको ही हम सदाबहार वन कहते हैं, या आर्द्र सदाबहार विषुवती वन। कहाँ मिलेंगे आपके 0 डिग्री अक्षांश पर, ठीक है। तो 0 डिग्री अक्षांश पर विषुवती वन पाए जाते हैं, अच्छे से याद रखना। अब फिर देखो 60 डिग्री अक्षांश तक जाओगे तो कौन से वन मिल जाएंगे, टेगा वन मिल जाएंगे, जो मुख्य रूप से साइबेरिया में फैले हैं, ये रशिया के क्षेत्र में, और इनको साइबेरियन वनस्पति भी कहा जाता है, आप पढ़ोगे तो देखो 0 डिग्री पर विषुवती वन मिल रहे हैं, ठीक है। तो 60 डिग्री पर कौन से मिल रहे हैं, टेगा वन मिल रहे हैं। इनकी लकड़ी हल्की होती है, कागज उद्योग में उपयोग होती है, फर्नीचर उद्योग में उपयोग होती है, इनका आर्थिक महत्व अधिक होता है, इनका पर्यावरणीय महत्व अधिक होता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आप देखोगे 90 डिग्री ध्रुवों पे चले जाओगे, आप ध्रुवों के आसपास चले जाओगे तो वहाँ पर आपको वन नहीं मिलेंगे, वहाँ काई, लाइकेन, मांस जैसी घासें मिलेगी, ठीक है। और दक्षिण ध्रुव पर तो ये भी मुश्किल से मिलेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो इनको बोला जाता है टुंड्रा घासें, तो टुंड्रा घासें मिलेगी। तो देखो अक्षांश बढ़ने के साथ साथ वनस्पति में भी बदलाव आ रहा था। ये घने ऊंचे वन थे, ये कोणधारी वन थे या साइबेरियन वन थे, टेगा वन, और यहाँ तो काई, लाइकेन आ गई है। तो अक्षांश भी कहीं ना कहीं वनस्पति को क्या करता है, प्रभावित करता है, अच्छे से याद रखना आपको, ठीक है। तो सबसे पहला कारक क्या हो गया वनस्पति को प्रभावित करने वाला, अक्षांश। दूसरा कारक बात करेंगे अपन तुंगता। तुंगता को सामान्य बोलते हैं अपन ऊंचाई, ठीक है। और जब ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई भी आपके वनस्पति को प्रभावित करती है। आप देखोगे मैदानी क्षेत्र में अलग वनस्पति मिलेगी, पठारी क्षेत्र में अलग वनस्पति मिलेगी, और पहाड़ी क्षेत्र में अलग अलग वनस्पति मिलेगी। कैसे, तो आपको एग्जाम्पल से बता ही रहा हूँ मैं। मैदान के क्षेत्र में जाओगे तो गंगा और ब्रह्मपुत्र और आपके सतलुज का मैदान है भारत में मुख्य रूप से, और यहाँ जो वन मिलते हैं वो आर्द्र शुष्क पर्णपाती मुख्य रूप से मिलते हैं। कौन से वन मिलते हैं, आर्द्र शुष्क पर्णपाती, जो एक मानसून वन का प्रकार है, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये कहाँ मिलेंगे, आपके मैदानी क्षेत्र में मिलेंगे, जो शुष्क ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक है। तो जब पठारी क्षेत्र में जाओगे आप, तो पठारी क्षेत्र में भारत जो मुख्य रूप से पठार का भाग है, प्रायद्वीपीय भारत क्षेत्र, और यहाँ देखोगे तो यहाँ आर्द्र सदाबहार भी मिलेंगे, आर्द्र पर्णपाती भी मिलेंगे, और शुष्क पर्णपाती भी मिलेंगे। आर्द्र सदाबहार कहाँ मिलेंगे, जो पठार ऊंचा वाला क्षेत्र है, जैसे दक्कन, कर्नाटक का पठार, पश्चिमी घाट के ढलान है, पश्चिमी ढलान, वहाँ पर देखने को मिलेंगे आर्द्र सदाबहार वन, ठीक है। तो वहीं आपके मध्य वाले क्षेत्रों में या पूर्वी ढलानों पर आर्द्र पर्णपाती, और अंदर चले जाओगे थोड़ा सा हो तो शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। तो पठारी क्षेत्र में भी अलग अलग प्रकार की वनस्पति मिल रही है। और फिर पर्वत में जाओगे आप, तो हिमालय पे जाओगे भैया, तो हिमालय में फिर अलग अलग, तलहटी में देखोगे तो आर्द्र पर्णपाती वन मिलेंगे। फिर शिवालिक में देखोगे तो आर्द्र सदाबहार पर्णपाती मिलेंगे। आर्द्र पर्णपाती कहाँ मिलेंगे, तलहटी क्षेत्र में, जिसको गिरिपथ क्षेत्र कहा जाता है, उससे ऊपर शिवालिक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर आर्द्र सदाबहार पर्णपाती मिलेंगे। फिर जैसे ही मध्य वाले भाग में जाओगे, जो घाटियाँ आ जाएगी, तो वहाँ घासें भी मिलेगी, और उनके साथ क्या भी मिलेंगे, कोणधारी वन भी मिलेंगे। इन घासों को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है अल्पाइन घासें, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये हिमालय के मध्य वाले भाग में अल्पाइन घासें भी मिलती है और कोणधारी वन भी मिलते हैं। क्यों, यहाँ बर्फबारी होती है, तो वनों की जो शाखाएं नीचे झुकी हुई मिलेगी, इस टाइप के वन मिलेंगे आपको हिमालय में, ठीक है। तो ये कोणधारी वन। और जब महान हिमालय के ऊंचले वाले क्षेत्रों में जाओगे आप, सबसे ऊंचे, तो वहाँ मांस और लाइकेन और बिल्कुल वाइट बर्फ जमी हुई दिखाई देगी, और काले काले पहाड़ मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये खास बात है। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है, वनस्पति में भी क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है आपके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तुंगता भी किसको प्रभावित करती है, वनस्पति को प्रभावित करती है, अच्छे से याद रखना है। फिर आपके जलवायु, ये तो एक सर्व प्रमुख कारक है। कोपेनहेगन का सिद्धांत पढ़ोगे आप, ठीक है, जलवायु सिद्धांत, तो उसने वनस्पति को मुख्य रूप से आधार बनाया है, ठीक है। और किसका आधार, केंडाल के वनस्पति सिद्धांत को आधार बनाते हुए उसने बताया है कि जो जिस प्रकार की वनस्पति है विश्व में, उसके अनुसार 11 जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं विश्व में। कोपेन के अनुसार कितने, 11, ठीक है। तो ये 11 जलवायु प्रदेश कोपेन ने बताए हैं, और किसके आधार पर बताए हैं, तो ये केंडाल के वनस्पति के सिद्धांत के आधार पर ही बताए हैं। मतलब उस केंडाल ने वनस्पति का वर्गीकरण किया, और जहाँ जहाँ जैसी जैसी वनस्पति थी उसके अनुसार कोपेन ने वहाँ पर उसी जलवायु का नाम दे दिया। जैसे आर्द्र सदाबहार विषुवती वर्षावन पढ़ोगे, ठीक है। तो ये 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के बीच
जब अक्षांश प्रभावित कर रहे हैं तो ये कारक अगली बार में आ जाएगा कहाँ पे, जलवायु में 0 से 10 अक्षांशों के बीच पूरी पृथ्वी पर आपके कौन से वन मिलते हैं, विषुवतीय, आर्द्र, सदाबहार, वर्षा वन मिलते हैं। खास बात है ये वन मिल रहे थे तो इस जलवायु का नाम भी कोपेन द्वारा क्या कर दिया गया, विषुवतीय जलवायु प्रदेश। ठीक है, आप पढ़ोगे मरुस्थली जलवायु प्रदेश, मरुस्थली जलवायु प्रदेश, वहाँ पर मरुस्थली वनस्पति मिलती है और मरुस्थली वनस्पति की खास विशेषता है वो कौन सी होती है, कंटीली होती है या कंटीली झाड़ियाँ होती हैं उसमें, तो उनको नाम क्या दे दिया इसने, मरुस्थली प्रदेश। ठीक है, और वहाँ पर वन कौन से मिलते हैं, मरुस्थली वन मिलते हैं। तो ये अच्छे से याद रखना आपको। ठीक है, फिर आप देखोगे आप घासें। ठीक है, तो देखो जलवायु, उष्ण जलवायु और शीतोष्ण, जैसे जैसे अक्षांश बढ़ता है उष्ण से शीतोष्ण की ओर प्रवेश करते हैं अपन। ठीक है, तो उष्ण घासें पाई जाती जैसे सवाना। ठीक है, और सवाना कहाँ मिलता है आपके, सूडान में मिलता है, आप सभी को पता है। ठीक है, ये सूडान में सवाना घास के मैदान मिलते हैं। तो सूडान का क्षेत्र जो है वो निम्न अक्षांश के साथ साथ उष्ण क्षेत्र में आता है। तो यहाँ उष्ण है तो यहाँ कौन सी घासें मिल रही है, सवाना घासें मिल रही है, क्योंकि वर्षा भी कम होती है। तो इसका नाम ही क्या दे दिया, सवाना या सूडान तुल्य जलवायु। तो आप पढ़ोगे सवाना सूडान तुल्य जलवायु किसके आधार पर बनी है, सवाना घास के आधार पर बनी है, जो हाथी घास का एक प्रकार है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये कौन सा है, हाथी घास का ही प्रकार है। बड़ी बड़ी घासें होती है, हाथी भी इसमें नजर नहीं आती, इसलिए इनको हाथी घास कहा जाता है। तो वही शीतोष्ण घास कौन सी है, स्टेपी घास है, जो उच्च अक्षांश पर मिलेगी, 40 से 50 अक्षांशों के आसपास मिलेगी ये। और इसके आधार पर इस जलवायु का प्रदेश का नाम क्या रख दिया गया है, स्टेपी जलवायु प्रदेश। ठीक है, तो क्यों रख दिया गया, क्योंकि यहाँ स्टेपी घासें मिल रही है, ये आर्द्र और मृदु घासें होती है। ठीक है, और ये पशुपालन के लिए बहुत उपयोगी होती है। इनको अमेरिका में प्रेरी कहा जाता है, अर्जेंटीना में पंपास कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। आप सब डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, और आगे मैं पढ़ाऊंगा भौतिक भूगोल में, तो ध्यान रखना, अभी सिंपल सिंपल याद रख लो ये। ठीक है, तो ये घासें आपके किसके, जलवायु के आधार पर या वनस्पति के आधार पर, जलवायु दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। फिर आप देखोगे साइबेरियन में टेगा वनस्पति मिल रही थी, और टेगा वनस्पति साइबेरिया में मिल रही थी, तो उसको टेगा जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है या साइबेरियन जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। क्यों, टेगा वनस्पति के नाम से टेगा जलवायु प्रदेश पड़ गया। ठीक है, तो ऐसे जलवायु प्रदेशों के नाम किसके आधार पर पड़े हैं, वनस्पति के आधार पर, या वनस्पति से ही आपके कह सकते हैं जलवायु प्रदेश बने। तो जलवायु भी वनस्पति को प्रभावित कर रही है, वनस्पति भी जलवायु को प्रभावित कर रही है, अच्छे से ध्यान रखना है। फिर आपके मृदा, अगला कारक कौन सा है, मृदा है, जो वनस्पति को मुख्य रूप से भी प्रभावित करता है। जहाँ जैसी मृदा होगी वहाँ वनस्पति उस टाइप की होगी, आपको सभी को पता है। जैसे मैं बलुई मृदा की बात करूँगा, बलुई मिट्टी की बात करूँगा, रेगिस्तानी क्षेत्रों में मिलेगी, मरुस्थली में, तो वहाँ वन कौन से होंगे, कंटीले वन होंगे या मरुस्थली वन होंगे। तो आपके चैनोजम मिलेगी कौन से, स्टेपी घास के मैदान में, तो वहाँ पर चैनोजम मृदा में चैनोजम घासें उगेगी। ठीक है, जिसमें स्टेपी घासें बोलते हैं हम। टुंड्रा मृदा का एक प्रकार है, ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसमें बर्फ मृदा में मिल जाती है, तो वहाँ टुंड्रा घासें देखने को मिलेगी। तो देखो मृदा भी किसको प्रभावित कर रही है, कहीं ना कहीं वनस्पति को प्रभावित कर रही है। जैसी मृदा होगी आपकी वनस्पति भी सेम ही होगी। क्लियर है, तो हमने कौन कौन से कारक पढ़ लिए, अक्षांश पढ़ लिए, तुंगता पढ़ ली, ऊंचाई पढ़ ली, जलवायु पढ़ ली और मृदा पढ़ लिया। ठीक है, तो ये कारक मुख्य रूप से प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कारक है जो आपके किसको प्रभावित कर रहे हैं, वनस्पति को प्रभावित कर रहे हैं। कौन कौन से कारक है, तो उच्चावच भैया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊंचाई बढ़ाई थी, तो ऊंचाई में उच्चावच भी आ जाते हैं। जैसे मैदानी क्षेत्र में मैदानी वनस्पति मिलेगी। ठीक है, और मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मिलेंगे, और कौन से, शुष्क पर्णपाती। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहाँ मिलेंगे, मैदानी क्षेत्र में। तो आर्द्र पर्णपाती कहाँ मिलेंगे, पठारी क्षेत्र में। तो सदाबहार और कोणधारी वन कहाँ मिलेंगे, आपके पर्वतीय क्षेत्र में मिलेंगे। तो यहाँ पर कोणधारी वन मिल रहे, देखो ऊंचे को पर्वतीय क्षेत्र में कोणधारी और निम्न वाले क्षेत्रों में आर्द्र वन मिलेंगे आपके। तो कहीं ना कहीं उच्चावच भी क्या करते हैं, वनस्पति को प्रभावित करते हैं। जैसे उच्चावच होंगे वहाँ की वनस्पति में वैसा ही स्वरूप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये उच्चावच भी आपके किसको प्रभावित कर रहे हैं, वनस्पति को। और एक मुख्य कारक है
जो सब चीज़ों को प्रभावित करता ही है। कौन है? अपन स्वयं है, मनुष्य है। मनुष्यपति ने जंगलों का दोहन भी किया है, तो कृत्रिम रूप से जंगल भी बनाए हैं कहीं बहुत सारे, ठीक है। तो कृत्रिम जंगल भी बना दिए। व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए जो जो प्राकृतिक वन थे उनको काट दिया गया और नए नए व्यावसायिक वनों की जंगल बना दिए गए और उनकी खेती कर रहा लगा था। तो जंगलों का दोहन भी किया है, आर्थिक और मौद्रिक मूल्य के वहन भी लगाए इसने, नगरीकरण किया है। तो कई जो प्राकृतिक जंगल थे हटा दिए गए और आपके कौन से ब्यूटिफिकेशन वाले पेड़ पौधे जैसे छोटी छोटी लकड़ियाँ पतली पतली वाले देखे होंगे, अशोका जैसे ट्री मिलेंगे आपको। और औद्योगिकरण के कारण भी आपके बहुत सारे वनों नष्ट हो गए। तो मुख्य रूप से इस मनुष्य ने वनस्पति को ये सब कारक तो सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे थे, लेकिन यह कारक ऐसा है जो नकारात्मक रूप से ज़्यादा प्रभावित किया है। सकारात्मक तो कम किया इसने, मुख्य रूप से नकारात्मक ज़्यादा किया है, ठीक है। और सकारात्मक तो हम इसको अब समझा रहे हैं मनुष्य को कि बेटा ज़्यादा अब नुकसान नहीं करना है, नहीं तो ये थोड़े दिन बचे हैं अपने, वो भी नहीं बचने वाले खुशी के। तो अब सकारात्मक रूप की ओर बढ़ रहा है लगातार। क्यों? नकारात्मक तो बहुत कर लिया, इसलिए अब वनीकरण जैसी आप योजनाएं पढ़ते हो, वृक्षारोपण पढ़ते हो, पर्यावरण दिवस मनाते हो, ठीक है, वन सप्ताह मनाते हो, आप सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये सब जितने भी थे ये क्या थे? मृदा वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक थे, जो एग्जाम में मेंस में भी पूछे जा सकते हैं, प्रीलिम्स में भी 100% आ सकते हैं। सीधे सीधे कौन से कारक है और दे देगा, एक आधा दूसरा कारक दे देगा, नहीं करता है। तो अक्षांश, तुंगता, जलवायु, मृदा, उच्चावच और यह मनुष्य मुख्य रूप से कारक है जो किसको प्रभावित करते हैं? मृदा को। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं अब हम पढ़ेंगे भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति। और भारत में प्राकृतिक वनस्पति कौन कौन सी मुख्य रूप से, वो एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ आपको कुछ बारीक बारीक अक्षर दिख रहे होंगे, इनको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप सभी को समझ में आ जाए, ठीक है। तो भारत में प्राकृतिक वनस्पति का वर्गीकरण करूँ मैं, तो आपको दिख रहा होगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, कंटीले वन और झाड़ियाँ, पर्वतीय और हिमालयी वन, ठीक है। इन्हीं को हिमालय भी कहते हैं, पर्वतीय भी कहते हैं। और एक मैंग्रोव वन या इनको ज्वारी वन भी कहते हैं हम। और एक कुछ कुछ जगह पर घासें भी मिलती है आपके, ठीक है। तो आपके मुख्य रूप से कौन कौन सी चीज़ें मिल रही हैं वनस्पति के रूप में? तो आर्द्र सदाबहार वन भी मिल रहे हैं भारत में, आर्द्र पर्णपाती भी मिल रहे हैं, शुष्क पर्णपाती भी मिल रहे हैं आपके, कंटीले वन झाड़ियाँ भी मिल रही है, पर्वतीय वन भी मिल रहे हैं, ज्वारी या मैंग्रोव वन भी मिल रहे हैं और घासें भी मिल रही है। अच्छे से याद रखना, मतलब भारत विविधता का एक क्षेत्र है। यहाँ पर जनजातियों, लोगों की, ठीक है, त्योहारों की तो विविधता है ही, लेकिन आपके प्राकृतिक भौतिक चीज़ों की भी क्या है? बहुत अधिक विशेष विविधता है, जिसमें एक प्राकृतिक वनस्पति, पूरी विश्व की प्राकृतिक वनस्पति लगभग भारत में देखने को मिल जाती है आपके, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। काई लाइकेन हिमालय क्षेत्र में मिल जाएगी, कोणधारी वन, पर्वतीय वन हिमालय क्षेत्र के महान हिमालय में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपके निचले वाले क्षेत्रों में मिल जाएंगे आर्द्र सदाबहार पर्णपाती वन, मैदानी क्षेत्रों में शुष्क पर्णपाती वन, पठारी क्षेत्रों में आर्द्र और शुष्क दोनों पर्णपाती वन मिल जाएंगे। तो कहीं कहीं बीच क्षेत्र में घासें मिल जाएगी आपके, तो तटीय क्षेत्रों में ज्वारी वन मिलेंगे। हम एक एक को डिटेल से डिस्कस करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। और ऐसे कैसे क्वेश्चन मेंस में आए हुए हैं और प्रीलिम्स में यहाँ से सीधे सीधे फैक्ट बनते हैं, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना है। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, ठीक है। और उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन की बात करता हूँ मैं, इसकी क्या क्या विशेषता है। तो ये अभी हाल ही में देखोगे MPPSC मेंस में 3 नंबर में क्वेश्चन, 5 नंबर या 3 नंबर में देख लेना किसमें क्वेश्चन पूछा है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन भारत में कहाँ मिलते हैं। बस सीधा सा आंसर लिखना था, कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो सबसे पहले तो देखोगे आप, इनके लिए तापमान कितना जरूरी होता है, 24 से लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड जरूरी होता है। और वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर या इससे अधिक वर्षा जहाँ होती है वहाँ पर कौन से वन मिलते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वर्षा वन देखने को मिलते हैं। और भारत में कौन कौन से ऐसे स्थान हैं? तो मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना था, पश्चिमी घाट के कौन से ढलान? पश्चिमी ढलान जो मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं, मैंने पश्चिमी घाट पढ़ाया था, वहाँ डिटेल में मिलेगा ये, ठीक है। ध्यान रखना है, पश्चिमी घाट के कौन से वाले ढलान?
पश्चिमी ढलान, जैसे ये पश्चिमी घाट है तो इन ढलानों पर आपके कौन से वन मिलते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन मिलते हैं। इसके अलावा मेघालय का पठार आपको सभी को पता है, वो एक कीप के आकार में स्थित है यहाँ पर, ठीक है। नीचे बांग्लादेश आ गया है, इस टाइप से वहाँ पर अलग अलग पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया, वहाँ पर आपके मुख्य रूप से कौन से वन मिलेंगे, सदाबहार वर्षा वन मिलेंगे। और पूर्वोत्तर भारत की कुछ पहाड़ियाँ, जैसे में अरुणाचल की पहाड़ियाँ, मणिपुर की और मिजोरम की पहाड़ियाँ जो है वहाँ पर ये वन देखने को मिलते हैं। तो पूर्वोत्तर की पहाड़ियों, मेघालय के पठार और पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान में भारत में कौन से वन मिलते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन मिलते हैं, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और ये मुख्य रूप से तो विषुवतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, लेकिन भारत के ये क्षेत्र भी है जहाँ ज़्यादा वर्षा प्राप्त कर रहे थे, इसलिए यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो द्वीप पड़ो गया तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के कुछ समूह है, वहाँ पर आपको ये वन मुख्य रूप से अंडमान निकोबार में ही देखने को मिलेंगे और लक्षद्वीप के एक दो द्वीप पर मिलेंगे ये, क्यों, लक्षद्वीप आपके विषुवत के बिल्कुल समीप आ गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये इन द्वीपों पर भी मिलते हैं। तो इसका वितरण बताना था और सीधे नंबर कवर करना थे, इसके बारे में कुछ नहीं था, ठीक है। और इन वनों की विशेषताएं क्या क्या होती है, एग्जाम में वही चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों की क्या क्या विशेषताएं, हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये सीधा आप मेंस में भी क्वेश्चन लिख सकते हो और यहाँ से सीधे वनों के प्रकार कहाँ कहाँ विस्तारित है, ठीक है, ये सब आपके कहाँ पूछे जा सकते हैं, ये पूछे जा सकते हैं आपके प्रीलिम्स एग्जाम में। क्या क्या विशेषताएं इसकी, तो सबसे पहले दिख रही होगी आपके कौन सी विशेषताएं, अत्यंत सघन, घने और लंबे होते हैं ये, ठीक है, अच्छे से याद रखना है। ये अत्यंत सघन होते हैं, लंबे होते हैं और क्या होते हैं, घने होते हैं, ठीक है। और इनकी जो मोटाई होती है वो कई गुना होती है, ठीक है। 10 लोग एक पेड़ को पकड़ के खड़े हो जाए, इतने मोटे मोटे होते हैं। क्यों, ये प्राकृतिक रूप से अधिक वर्षा, अधिक तापमान और विषुवतीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, भारत में भी अधिक वर्षा, और यहाँ इंसान आसानी से जा नहीं पाएगा, तो ये प्राकृतिक रूप से इनकी आयु भी बहुत अधिक मिलेगी, ठीक है। और बहुत मोटे मोटे प्रकाश संश्लेषण बहुत ज़्यादा करते हैं, वर्षा भी पर्याप्त है, तापमान भी अधिक है, अच्छा, तो मोटे मोटे होते हैं और लंबे लंबे होते हैं, सघन होते हैं, इसलिए जैव विविधता के सबसे अच्छे क्षेत्र माने गए हैं, ठीक है। और इन्हीं को हम विश्व का फेफड़ा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं विश्व का फेफड़ा, क्योंकि ये ऑक्सीजन का प्रोड्यूसर है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। फिर इनमें अधिपादपों की संख्या यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। सर्वाधिक अधिपादप टेगा वन में पाए जाते हैं क्या, ये क्वेश्चन पूछा उसने, तो गलत हो गया। आपके सर्वाधिक अधिपादप कहाँ पाए जाते हैं, आपके आर्द्र सदाबहार वर्षा वन में मिलते हैं। क्यों, जब बड़े बड़े वन होंगे, ठीक है, तो उन पर निर्भर जो सारा बेल वाली जो लकड़ी लताएं होंगी वो ऊपर तक फैलेगी और ऊपर तक फैलते फैलते लंबी लंबी रस्सियों जैसी फैलती रहेगी। और आपको देखना है तो आप डिस्कवरी पे जाइए, बियर ग्रिल्स का एपिसोड देखिए, वो अमेजन के जंगलों में जाता है और इन बेलों को अपने साथ इकट्ठा कर लेता है और बोलता है कि मैं इनका रस्सियों के रूप में उपयोग करूँगा। क्यों, क्योंकि आपके यहाँ वर्षा भी ज़्यादा हो रही है तो बार बार नदियों को पार करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ये वहाँ सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। उच्च जैव विविधता बता ही दिया मैंने, ठीक है, विश्व का फेफड़ा भी कहते हैं इनको, और इनको आपके क्या भी कहते हैं, जलवायु का नियंत्रक भी कहते हैं, ठीक है, ये खास बात है। विश्व की सर्वाधिक ऑक्सीजन के प्रोड्यूसर भी यही है, विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता भी इसी क्षेत्र में मिलती है आपके, ये खास बात है, इन्हीं वनों के क्षेत्र में मिलती है, ध्यान रखना है। फिर बीच बीच में कहीं कहीं इनमें पश्चिमी घाट में देखोगे तो इनमें शीतोष्ण वन भी मिलते हैं पहाड़ियों पे, जो थोड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, मुख्य रूप से केरल और कर्नाटक के वहाँ पे, तो उन शीतोष्ण वनों को वहाँ पर सोलाश वन कहा जाता है। यह मुख्य रूप से साइलेंट वैली के आसपास मिलेंगे आपको। कहाँ मिलेंगे, साइलेंट वैली, ठीक है। तो ये साइलेंट वैली के आसपास मिलते हैं मुख्य रूप से। इस पश्चिमी घाट में इनको क्या कहा जाता है, सोलाश कहा जाता है। क्यों, इन्हीं वनों को नहीं, इनके साथ जो पाए जाने वाले, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, कौन से शीतोष्ण वनों को सोलाश कहा जाता है, न कि उष्णकटिबंधीय को। तो ये ध्यान रखना अच्छे से। ये शीतोष्ण वन यहाँ क्यों गए, कुछ ऊंचाई के कारण यहाँ टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है, और वहाँ पर वन मिलते हैं कौन से, शीतोष्ण, क्योंकि आपके टेम्परेचर में कमी आ जाएगी। और उन्हीं शीतोष्ण वनों को क्या कहा जाएगा, सोलाश कहा जाएगा। कितनी बार प्रीलिम्स के एग्जामों में, पीसीएस वाले एग्जामों में पूछा जा चुका है और यूपीएससी भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुकी है, अच्छे से ध्यान रखना है। फिर इनका महत्व क्या है, तो मैंने अभी बता ही दिया, इनका पर्यावरण पारिस्थितिकी
के प्रकार से बहुत ज़्यादा महत्व है, इनका आर्थिक महत्व न के बराबर है, क्योंकि इंसान इनका दोहन नहीं कर पाया है। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना है। अब आपके पूछा जाता है यहाँ पर इनमें कौन कौन सी प्रजातियाँ पाई जाती है। ठीक है, तो ये अच्छे से प्रीलिम्स के सारे फैक्ट हैं, यूपीएससी सहित कई बार बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 4-5 ऑप्शन यहाँ से देता है, एक आधा बाहर से देता है, बोल देता है कौन सा उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वर्षावन का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन से वन है ध्यान रखना है, रोजवुड है, आयरन वुड है, महोगनी है, एनी, एबनी, आबूनस, सिनकोना और रबर। यह मुख्य रूप से किन वनों के प्रकार है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वर्षावन के प्रकार है। अच्छे से याद रखना, 101% क्वेश्चन आएंगे। रोजवुड, आयरन वुड, महोगनी, एनी, एबनी, आबूनस, सिनकोना और रबर किस प्रकार के वन है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वर्षावन है, ध्यान रखना है। और सिनकोना को अच्छे से याद रखना है, आयरन वुड को भी अच्छे से याद रखना है और रबर को भी अच्छे से याद रखना है। क्यों, यहाँ से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे सिनकोना सर्वाधिक विश्व में कहाँ पाया जाता है, तो इंडोनेशिया में पाया जाता है। ठीक है, और इंडोनेशिया में एक बाडुंग करके जगह है, जहाँ आप अगर आप पढ़ोगे इंटरनेशनल रिलेशन तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई थी वहीं पे। ठीक है, ध्यान रखना है। तो वहीं बाडुंग सम्मेलन में उसकी नींव पड़ती है, तो वहाँ सिनकोना की मंडी कहा जाता है उस बाडुंग को। ठीक है, जो इंडोनेशिया में स्थित है। क्यों मंडी कहा जाता है, वहाँ इन सिनकोना वृक्षों की लकड़ियाँ काट काट के लाई जाती है और वहाँ बेची जाती है। तो इंडोनेशिया सर्वाधिक सिनकोना वृक्ष की छाल इसके लिए जाना जाता है। और छाल वर्ड बार बार बोल रहा हूँ मैं, क्यों छाल वर्ड बोल रहा हूँ बार बार, याद वो आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है मलेरिया की दवा। मलेरिया की जो दवा बनती है, ठीक है, वो सिनकोना वृक्ष की छाल से बनती है। ठीक है, अच्छे से याद रखना है, मलेरिया की जो दवा बनती है किससे बनती है, सिनकोना वृक्ष की छाल से बनती है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, अच्छे से याद रखना है। फिर रबर, रबर का अगर जन्मभूमि देखे रबर की, तो आपके अमेजन बेसिन जो है वहाँ मानी जाती है रबर की उत्पत्ति। लेकिन इसको बाद में महत्ता को देखते हुए व्यावसायिक रूप से खेती की जाने लगी और पुर्तगाली और अंग्रेजों ने इसकी खेती स्टार्ट कर दी थी आपके। और सर्वाधिक खेती इसकी अभी वर्तमान में कहाँ होती है रबर, तो थाईलैंड और मलेशिया, दोनों किसके लिए जाने जाते हैं, रबर के लिए जाने जाते हैं। अच्छे से ध्यान रखना है। और भारत में कहाँ पर, केरल राज्य सबको पता है, वो रबर का प्रमुख उत्पादक राज्य है। देखो क्यों केरल है, ये विषुवती वन में मिलते हैं वर्षावन मुख्य रूप से, और केरल आपके दक्षिण भारत में पाया जाता है मुख्य रूप से, तो वहाँ पर ये वन सर्वाधिक देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो भारत में रबर के लिए केरल प्रसिद्ध है और विश्व में थाईलैंड और मलेशिया प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। और आयरन वुड, इसको बोलते हैं अपन बांस। ठीक है, सामान्य भाषा में। तो ये वास्तव में बांस एक घास का प्रकार है, लेकिन इसको वनों की श्रेणी में रखते हैं हम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बांस क्या है, तो बांस एक घास का प्रकार है, अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, जिसको वनों की श्रेणी में रखा गया है। तो ये आपके उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वर्षावन हुए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं और आप अच्छे से इनको लिख लो ताकि आपको याद रहे। ठीक है, और एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन करके आप। ठीक है, चलिए अब अगले वन पढ़ते हैं हम, कौन से हैं। अगले वन है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, और इनकी विशेषता पढ़ेंगे। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों की क्या क्या विशेषताएं। ठीक है, तो जैसे इनका तापमान 24 से 27 था, तो इनका 24 से 26 थोड़ा कम हो जाता है। यहाँ 200 से अधिक वर्षा की जरूरत थी, तो यहाँ से 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती केवल। वहाँ पर कौन से वन मिलते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। इनको आर्द्र पर्णपाती क्यों कहा जाता है, ये आर्द्र ऋतु में अपनी पत्तियाँ गिराते हैं, अच्छे से ध्यान रखना, इसलिए इनको आर्द्र पर्णपाती कहा जाता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम शुष्क पर्णपाती, जो शुष्क ऋतु में अपनी पत्तियाँ गिराएंगे। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखना है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के लिए ये कंडीशन होना जरूरी है। और ये कंडीशन भारत में कहाँ कहाँ पर है, तो पूर्वोत्तर भारत में है, गिरिपद हिमालय में है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर तो हमने ये वाले वन पढ़ लिए थे। तो पूर्वी ढलान पर कौन से वन मिलेंगे आपके, मुख्य रूप से आर्द्र पर्णपाती मिलेंगे। पूर्वोत्तर भारत में शेष जो निचले भाग होंगे, ऊपरी अच्छे वाले ज़्यादा वर्षा वाले भागों में ये वन मिल रहे थे, तो शेष भागों में ये वाले वन देखने को मिलेंगे। हिमालय का जो गिरिपद क्षेत्र है, शिवालिक से
आपके पूरे हिमालय के समांतर नीचे क्षेत्र में फैला हुआ है, वहाँ पर भी ये वन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा झारखंड में छोटा नागपुर का पाठ प्रदेश है, जिसमें रांची मुख्य क्षेत्र आ जाता है, तो उसके आसपास यही वन मिलेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग जो है वहाँ पर, और छत्तीसगढ़ का दंडकारण्य क्षेत्र है, मुख्य रूप से वहाँ पर ये वन देखने को मिलते हैं आपके। ठीक है, तो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान, हिमालय का गिरिपथ क्षेत्र, पूर्वोत्तर की शेष पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर का पाठ प्रदेश। ठीक है, ये अच्छे से ध्यान रखना, छोटा नागपुर का पाठ प्रदेश रांची के पठार को बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। और पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दंडकारण्य क्षेत्र, ये किन के लिए जाना जाता है? आर्द्र पर्णपाती वनों के लिए जाना जाता है, अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब इन वनों की और क्या क्या विशेषताएं हैं, जैसे उनकी विशेषता पड़ी थी तो इनकी भी विशेषता इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है और पूछी गई है। ठीक है, ये आर्द्र ऋतु में अपनी पत्तियां गिराते हैं, इसलिए इनको आर्द्र पर्णपाती कहते हैं। ठीक है, इनकी गणना किसके साथ होती है? ध्यान रखना, मानसूनी वन को हम दोनों आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती को संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है? मानसूनी वन बोला जाता है। ठीक है, इसलिए भारत में मानसूनी वर्षा होती है, मानसूनी जलवायु है, तो वनस्पति भी मुख्य रूप से कैसी मिलती है? मानसूनी वनस्पति सबसे ज़्यादा मिलती है भारत में। ध्यान रखना, कभी पूछा जाए तो कौन सी वनस्पति सर्वाधिक मिलती है? मानसूनी वनस्पति सर्वाधिक देखने को मिलती है भारत में। और मानसूनी वन में किन वनों को रखा गया है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती दोनों को मिला लो तो आपके बनेंगे कौन से? मानसूनी वन बनेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इनकी प्रमुख विशेषता हो गई, इनका आर्थिक महत्व भी बहुत अधिक है, फर्नीचर वगैरह में इनका उपयोग होता है। इनका औषधि महत्व भी बहुत अधिक है, इनसे विभिन्न पत्तियों, छालों, जड़ों से विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती है। और ये वनोत्पाद के लिए भी प्रसिद्ध है, गोंद, लाख, कत्था जैसे कई शहद जैसे कई वनोत्पाद भी इनसे प्राप्त होते हैं अपने को। और इनमें कौन कौन से वन आते हैं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं सीधे सीधे। ठीक है, कि कौन कौन से वनों को रखा गया है इसमें, तो आपके मुख्य रूप से साल और सागौन। साल सागौन एमपी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमपी में इन्हीं दोनों वनों का परसेंट सबसे ज़्यादा है। अच्छे से ध्यान रखना है, इन दोनों में से आपको बताना है सर्वाधिक परसेंटेज किसका है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे इन दोनों में से सर्वाधिक परसेंट किसका है, देखें आप कितना जानते हैं, पता चले। ठीक है, तो ये साल और सागौन मुख्य रूप से आर्द्र पर्णपाती, इसके अलावा शीशम, चंदन, हर्रा, महुआ, आंवला, सेमल इत्यादि। ठीक है, ये सभी मुख्य रूप से जाने जाते हैं। और देखो आंवला औषधि रूप से कितना महत्व रखता है, आप सभी को पता होगा, विभिन्न दवाइयों के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर इसके अलावा महुआ, महुआ आपके शराब उद्योग में मुख्य रूप से योगदान देता है, आप सभी को पता है। तेंदुपत्ता भी इसी में आ जाएगा, ध्यान रखना, तेंदुपत्ता इसके साथ भी आता है और इसके साथ भी अगले वाले में भी आएगा। तो उससे बीड़ी उद्योग कितना संचालित होता है आप सभी को पता है। चंदन, आपने मूवी देखी होगी पुष्पा। ठीक है, वो पुष्पा मूवी बनी जो है शेषाचलम के जंगलों में जो चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं उनकी तस्करी पर आधारित है। और शेषाचलम के जंगल कहाँ पाए जाते हैं आप सभी को पता होना चाहिए। मैंने आपके पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट डिस्कस किया था, तब मैंने शेषाचलम बताया था। वहाँ ध्यान रखना चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं और उसमें मुख्य रूप से लाल चंदन पाया जाता है वहाँ पे। ठीक है, जिसके पर सरकार ने उसकी आपके आयात निर्यात या उसके व्यापार पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन कुछ लोग उस मूवी के आधार पर बताया गया कि तस्करी करते हैं। ठीक है, तो ये लाल चंदन या चंदन मुख्य रूप से। शीशम फर्नीचर उद्योग के लिए शीशम एक महत्वपूर्ण मजबूत लकड़ी के रूप में जाना जाता है। और साल सागौन को पता ही है, ये भी फर्नीचर और दोनों के लिए जाने जाते हैं, इमारती लकड़ी के लिए। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे किन वनों के प्रकार है? तो ये सारे के सारे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों के प्रकार है। ठीक है, तो ये इसकी सारी विशेषताएं अच्छे से याद रखना है आपको। चलिए अब अगले वनों पे चलेंगे, हम अगले वनों की विशेषताएं पढ़ेंगे। ठीक है, शुष्क पर्णपाती की। ठीक है, और शुष्क पर्णपाती की क्या क्या विशेषताएं हैं अच्छे से याद रखना है। एग्जाम में फिर क्वेश्चन यहाँ से फिर आए हुए भी है और आने की पूरी संभावना भी है। कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं इनके बारे में? 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर। देखो यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा थी, इसमें उससे थोड़ी कम, इसमें और कम हो गई और इसमें और कम हो गई। और तो ये शुष्क ऋतु में पत्तियाँ गिराते, इसलिए इनको शुष्क पर्णपाती वन कहा जाता है। अच्छे से याद रखना है।
तो ये 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं और तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड। और इनकी विशेषता क्या है तो वही पढ़ेंगे हम, ठीक है। पहले विस्तार देख लेते हैं। तो ये जितना भी हम लोगों ने पश्चिमी घाट पठार क्षेत्र पढ़ा था, उसके बाद जितना भी शेष प्रायद्वीपीय भारत बच रहा है, ठीक है, और मैदानी क्षेत्र बच रहा है, ठीक है, वहाँ पर आपके कौन से वन मिलेंगे, यही वन मिलेंगे। इन दोनों के पास, इन दोनों वनों के क्षेत्र के बाद जितना भी शेष क्षेत्र है प्रायद्वीपीय भारत मैदानी क्षेत्र में, मुख्य रूप से बता रहा हूँ मैं, है ना, आंशिक रूप से नहीं, मुख्य रूप से वहाँ पर कौन से वन मिलेंगे, तो शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अच्छे से रखना, प्रायद्वीपीय भारत और उत्तर का मैदानी प्रदेश, ठीक है, पूरे उसमें यही वन देखने को मिलेंगे। और इनकी विशेषता क्या क्या है, फिर वही एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। कौन कौन सी विशेषता है इनकी, सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आप नोट डाउन करो पॉइंट, और सीधे नंबर पाओ आप। MPPSC में सीधे नंबर क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। और UPSC के क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेंगे मैं बता चुका हूँ, नहीं के रूप में पूछे जाते हैं, ठीक है, तापमान वितरण के रूप में भी पूछे गए हैं, ठीक है, और आगे भी पूछे जा सकते हैं। आप पेपर उठा के देखिए, 2015, 16, 17, 18 तो मुख्य रूप से वनस्पति के लिए फेमस था UPSC का चैप्टर, ठीक है, तो ध्यान रखना आपको। चलिए इस पे आ जाते हैं हम, ठीक है। इसकी क्या क्या विशेषता है, तो ये शुष्क ऋतु में देखो पत्तियां गिरा रहे हैं, वो आर्द्र ऋतु में गिरा रहे थे, या शुष्क ऋतु में गिरा रहे हैं, ठीक है। फिर ये मध्य भागों में इनमें क्या होता है, ये थोड़े दूर दूर पाए जाते हैं, ठीक है, ये घने नहीं होते हैं। और जब घने नहीं होते तो बीच बीच में झाड़ियाँ उग जाती हैं इनमें, और वर्तमान में उन छोटी झाड़ियों को काट के लोग क्या कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, मानव बस्तियां बना दी है, छोटे छोटे गांव बस गए हैं, छोटे छोटे कस्बे बस गए हैं, ठीक है, और कोई कोई तो नगरों का रूप ले चुके हैं, ठीक है। तो इनके बीच क्षेत्रों में कृषि भी की जाती है, पहले झाड़ियाँ पाई जाती थी, घास के छोटे छोटे मैदान थे, अब वो हटा दिए गए हैं, ठीक है, और कृषि मुख्य रूप से की जा रही है, बस्तियाँ मिलेगी, मानव बस्तियाँ, ठीक है। और इन वनों की और क्या विशेषता है, तो ये कम ऊंचे होते हैं और फैले हुए होते हैं। इनकी जो ऊंचाई होती है वो कम मिलती है इन दोनों वनों की अपेक्षा, क्योंकि यहाँ पानी भी कम है, प्रकाश भी कम है, इन दोनों में दोनों ज़्यादा था, यहाँ कम हो गया, तो इनकी ऊंचाई कम हो जाएगी, प्रकाश संश्लेषण कम करेंगे। और ख़ास बात है कि बीच बीच में गैप होगी तो इनकी टहनियाँ दूर दूर तक फैल जाएगी, और दूर दूर तक फैल जाएगी तो ये बिल्कुल आपके छप्पर जैसी है। ऐसा लगेगा कि आप ज़्यादा बारिश हो रही है तो पेड़ के नीचे जाके खड़े हो जाओ, आप गीले नहीं होंगे। लेकिन कभी भी ध्यान रखना, बारिश के मौसम में पेड़ के नीचे खड़े नहीं होना चाहिए, यह साइंटिफिक रीज़न बता रहा हूँ, क्योंकि बिजली वगैरह जो गिरती है वो ज़्यादातर पेड़ों पे गिरती है, ठीक है। तो आप मान के चलो, अगर पेड़ के नीचे खड़े और बिजली गिरी तो उसकी चपेट में आके दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हो, ठीक है, मतलब आपके अंग भी क्या हो सकते हैं, विकलांग हो सकते हैं, या आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए कभी भी बरसात के दिनों में पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर इंडियन लोग यही काम सबसे पहले करते हैं, जैसे ही बारिश होने स्टार्ट होती है, कहीं भी होती है, तो सबसे पहले पेड़ के नीचे जाके खड़े हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप पढ़े लिखे हो तो आपको ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखना है, पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना है, क्योंकि पेड़ पर सबसे ज़्यादा संभावना किसकी होती है, बिजली गिरने की होती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलो, और क्या क्या विशेषता है इनकी, ईंधन हेतु जलाऊ लकड़ी प्राप्त होती है भैया, इनकी खास विशेषता यही है। ये शुष्क ऋतु में पत्तियां भी गिरा देते हैं, और इनकी कुछ कुछ पतले पतले टहनियाँ भी गिर जाती है, जो किसके काम आती है, जलाऊ लकड़ी के काम आती है, ठीक है। फिर आपके कुटीर उद्योग इस पर बहुत सारे बेस्ड हैं, आपको ध्यान रखना, जैसे बीड़ी उद्योग, लाख उद्योग, कत्था उद्योग, शहद उद्योग, शहद भी लिख दो इसमें, ठीक है। ये सारे उद्योग किस पर बेस्ड है, आपके इन्हीं मुख्य वनों पर बेस्ड है। क्यों, ये आपके ये सब जितने भी है इन्हीं वनों में मिलते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जैसे बीड़ी के लिए कौन, तेंदुपत्ता। लाख कहाँ से मिलता है, तो लाख और कत्था जो होता है खेर के वृक्षों से मुख्य रूप से मिलता है, ठीक है, अच्छे से याद रखना है। शहद जो है, जहाँ पर मधुमक्खियाँ छत्ता बनाती हैं वहाँ शहद मिलेगा, इन पेड़ों पर सर्वाधिक छत्ते बनाई गई है, इनकी टहनियाँ शुष्क होती है इसलिए मधुमक्खियों को अच्छी लगती है, ठीक है। फिर वर्तमान में ये वन जो है पशु चराई से ग्रसित हो चुके, मैंने बोला खाली जगह थी बीच में, तो लोग लगातार क्या बढ़ाएंगे, नगरीकरण तो करते ही गए। अपने भारत में खास बात है, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, तो यहाँ पशु चराई से ग्रसित हो गए हैं, और ये लगातार इनकी संख्या क्या होती जा रही, घटती जा रही है। और मुख्य रूप से कौन कौन से वन है एग्जाम में, फिर यहीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनने की संभावना है प्रीलिम्स में, तेंदु पत्ता, ठीक है, ये तेंदु वृक्ष, पलाश,
अमलतास, बेल, खेर, अक्सलवुड, पीपल, आम, बरगद। ये मुख्य रूप से कौन से वन है? ये सब आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। एग्जाम में सारे क्वेश्चन आए हुए, अच्छे से याद रख लेना। तेंदु, पलाश, अमलतास, बेल, खेर, अक्सलवुड, पीपल, आम, बरगद। किस प्रकार के वनों का प्रकार है ये? तो ये शुष्क पर्णपाती वनों का प्रकार है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलें आगे। अब तो ये 3 प्रकार के वन हमने जल्दी जल्दी पढ़ लिए हैं, और जल्दी जल्दी मतलब अच्छे से डिस्कस करके पढ़े हैं, ध्यान रखना। तो आप ये नहीं बोल सकते हमने ख़त्म कर दिया इसको। ठीक है, चलिए चलें अगले वनों पे। और अगले वन कौन से आपके? कंटीले वन और झाड़ियाँ। ठीक है, और कंटीले वन और झाड़ियों की विशेषता पढ़ेंगे हम, क्या होती है। तो क्या क्या विशेषता होती है, चलो आ जाइए कंटीले वनों में। चलिए, ठीक है, आर्द्र सदाबहार वर्षावन हो गए हैं, आर्द्र पर्णपाती हो गए हैं, शुष्क पर्णपाती हो गए हैं। अब अपने वन है कौन से? कंटीले वन या झाड़ियाँ हैं, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब इनकी विशेषता पढ़ते जाते हैं हम, क्या क्या विशेषता है। तो देखिए, इनकी पहली विशेषता क्या है? तो ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के आसपास मौजूद होते हैं। ठीक है, और इसके लिए वर्षा जो होती है न के बराबर या 75 सेंटीमीटर, 25 से 75 सेंटीमीटर या उससे भी कम वर्षा होती है। वहाँ पर मुख्य रूप से कौन से वन पाए जाते हैं? कंटीले वन और झाड़ियाँ ही पाई जाती है। तो इनकी खास विशेषता है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 75 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम वर्षा में कौन से वन मिलेंगे आपके? तो कंटीले वन और झाड़ियाँ मिलेगी। ठीक है, और ये भारत में कहाँ कहाँ मिलेंगे? तो इनका क्षेत्र अच्छे से याद रखना है, पूछा जा चुका है क्वेश्चन। भारत में जो मरुस्थलीय क्षेत्र है मुख्य रूप से कौन सा? उष्णकटिबंधीय। राजस्थान का, जिसमें गुजरात का कच्छ वाला भाग आ जाता है, पंजाब का निचला वाला भाग आ जाता है, और हरियाणा का जो अरावली और इससे पंजाब से सटा हुआ निचला वाला भाग इससे जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं? यही शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं। ठीक है, जिसको थार मरुस्थल बोलते हैं इस मुख्य रूप से अपन, तो वहाँ मिलेंगे। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत का जो वृष्टि छाया प्रदेश है, जहाँ पर मानसून से वर्षा नहीं हो पाती है और वो वंचित रह जाता है, जिसको हम एक अर्धचंद्राकार पेटी के रूप में जानते हैं, जो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो आपके इंदौर से लगाकर कुर्नूल तक ऐसे एक अंदर अर्धचंद्राकार पेटी बनती है इन वनों की प्रायद्वीपीय भारत में। ठीक है, कहाँ से लगाकर? इंदौर, और आंध्र प्रदेश में कहाँ? कुर्नूल। इस कुर्नूल तक कौन से वनों का विस्तार है? तो इन्हीं कंटीले वनों का विस्तार है बीच में। तो आप बहुत सारे सोचते हैं केवल ये थार के मरुस्थल में मिलते होंगे, खास बात यही होगी इनकी, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ से। ये आपके मध्य प्रायद्वीपीय भारत के वृष्टि छाया प्रदेश में इंदौर से लगाकर कुर्नूल तक अर्धचंद्राकार पेटी में मिलते हैं, अच्छे से ध्यान रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये प्रायद्वीपीय भारतीय क्षेत्र में भी मिल रहे हैं, वृष्टि छाया प्रदेश में, जो इंदौर से कुर्नूल तक एक अर्धचंद्राकार पेटी में फैला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा थार का मरुस्थल जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में विस्तारित है, वहाँ तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ये मुख्य रूप से इनका वितरण हो गया है। अब इनकी विशेषताएं क्या क्या है आपके पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आए हुए हैं। इसमें कौन कौन सी विशेषताएं इसकी, चलिए। तो सबसे पहले देखोगे आप तो इनकी जो पत्तियां होती है कांटे में तब्दील हो जाती है, कांटे युक्त होती है। क्यों? क्योंकि ये कम पानी वाले क्षेत्रों में उगते हैं, तापमान भी ज़्यादा होता है वहाँ पर, तो ये वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए इनकी पत्तियाँ किस में बदल जाती है? कांटों में बदल जाती है, खास बात है। या फिर इनकी पत्तियों पर मोम की परत चढ़ी होती है। आपने खजूर का पेड़ वगैरह देखा होगा, पानी डालते हैं उन पे, पत्तियों पे पानी टिकता नहीं है क्योंकि उनके ऊपर मोम की परत चढ़ी रहती है। तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है किस प्रकार के वनों में मोम की परत पाई जाती है पत्तियों में? तो ये कंटीले वन झाड़ियों में पाई जाती है मुख्य रूप से। ठीक है, तो ये अच्छे से ध्यान रखना है कि इन वनों में कांटे होते हैं,
मोम युक्त पत्तियों पर मोटी परत पाई जाती है। और एक खास बात इनकी ये थी, खजूर के पेड़ देखेंगे पत्तियों पर तो मोम की परत होती है और उनका जो तना होता है उस तने पर मोटी छाल पाई जाती है। ठीक है, तो इसकी छाल भी क्या होती है, बहुत मोटी होती है। क्यों? क्योंकि तना भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। अच्छे से ध्यान रख लेना, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, क्या केवल पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेती है क्या? तो यह कथन गलत हो जाता है, क्योंकि पूरा वृक्ष की टहनियाँ और तना भी किस में भाग लेता है, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है और वाष्पोत्सर्जन करता है वो। उस वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए कम पानी में उगते हैं तो मोटी छाल पाई जाती है। आप खजूर का पेड़ जाके देख लेना, आपको सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे इसमें। उसमें पत्तियां आगे से कांटे के रूप में भी तब्दील होगी, बीच में मोम की परत भी मिलेगी और तने पर मोटी छाल भी मिलेगी। ठीक है, तो ये अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और ख़ास विशेषता है कि ये कम पानी वाले क्षेत्रों में उगती है वनस्पति, तो इनकी जड़ें भी क्या होगी, गहराई तक जाएगी। क्यों? पानी को लेने के लिए। ठीक है, तो ये इनकी जड़ें भी क्या होती है, बहुत गहरी होती है। पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, कि इनकी जो जड़ें होती है कम गहरी होती है। तो ये यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है, तो ध्यान रखना इनकी जड़ें कम गहरी नहीं होती है। आप अच्छे से ध्यान रख सकते हो। मरुस्थलीय क्षेत्र में उग रहे हैं जहाँ पानी ऑलरेडी कम गिरता है और होगा तो भी भूमि के गहराई में होगा, तो वो पानी को लेने के लिए कहाँ जाएंगे, गहराई तक जाएंगे। अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो जड़ें गहरी होती है। फिर इनकी खास विशेषता ये है कि दिन में इतनी गर्मी होती है कि ये पत्तियाँ जो होती है या पेड़ के जो टहनियाँ होती है वो तेज गर्माहट के कारण अपने फूलों को खिलने नहीं देती है और इसमें फूल रात की चांदनी रात में खिलते हैं। तो जब भी चांदनी रात आती है तो मरुस्थल क्षेत्र में आपके क्या होता है, जंगल में मंगल होता है भैया। क्यों? क्योंकि फूल रात्रि में खिलेंगे और जब फूल रात्रि में खिलेंगे तो उन पर जो आधारित जीव जंतु है वो भी वहीं पर रात्रि में ही आएंगे, इसलिए वहाँ पाए जाने वाले जीवों को क्या बोलेंगे अपन, रात्रिचर जीव जंतु मिलेंगे। जैसे सांप, बिच्छू। आप जितने भी मरुस्थलीय क्षेत्र में लोग घूमने जाते हैं तो वहाँ स्पष्ट आपको निर्देश दिए जाते हैं कि अगर रात में आप सो रहे हो तो अपना जो बिस्तर इस प्रकार बनाइएगा कि कोई भी बाहरी जीव आपके बिस्तर में नहीं आए। नहीं तो पता चल रहा है कि आप सोए थे, सुबह पता चला कि आप तो नहीं रहे, लेकिन आज के आसपास 4-5 सांप बैठे थे, 10-20 बिच्छू बैठे थे और 20-25 छिपकलियाँ बैठी थी और बिस्तर का आनंद ले रही थी, और आप उस बिस्तर से सीधे कहाँ चले गए थे, ठीक है, यमराज के पास में। ठीक है, तो क्योंकि जहरीले जीव जंतु होंगे, खास बात है, रात्रि में आएंगे, रात्रि में ही फूल खिलेंगे, उस पर आधारित जीव जंतु भी रात्रिचर होंगे। ठीक है, और उन कीटों को खाने वाले जो थोड़े बड़े जीव होंगे वो भी उसी समय आएंगे। तो यहाँ जितने भी जीव मिलेंगे रात्रिचर मिलेंगे। ठीक है, और ख़ास बात है यहाँ झाड़ियाँ मिलेगी ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि झाड़ियाँ क्या होगी, आपके छोटी छोटी होती है, कम प्रकाश संश्लेषण करती है। ठीक है, आपने मुख्य रूप से बेर का नाम सुना होगा, छोटा सा बेर आता है, वो बेर के झाड़ियाँ सबसे ज़्यादा मिलती हैं यहाँ पे। छोटे छोटे लाल बेर मिलते हैं, वो खाते होंगे आप सभी, आपको पता होगा, वो इन्हीं क्षेत्रों में मिलते हैं सबसे ज़्यादा। और यहाँ जो वनस्पति मिलती है उसकी खास विशेषता क्या होती है, जीरोफाइट। जीरोफाइट मतलब कम पानी वाली वनस्पति। ठीक है, जिसको जीरोफाइट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ वनस्पति को क्या बोला जाता है, जीरोफाइट वनस्पति बोला जाता है। अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पाए जाने वाले बड़े जीव जंतु मुख्य रूप से कौन है, नंबर 1 आप सभी को पता है, रेगिस्तान का जहाज। ठीक है, जो काफ़ी दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है, और यहाँ वैसे भी पानी की कमी होती है, तो ऐसे ही जीव जंतु मिलेंगे जो कम पानी पीते हैं या फिर ज़्यादा टाइम तक पानी के बिना रह सकते हैं, जैसे भेड़, बकरी इत्यादि देखोगे। और यहाँ जो जनजातियाँ पाई जाती है वो चरवाही जनजातियाँ मिलेगी। कौन सी जनजातियाँ मिलेगी, चरवाही जनजातियाँ मिलेगी। आप देखते हो, खास बात ये देखी होगी आपने मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में। ठीक है, आप देखोगे ग्रीष्म ऋतु में जो चरवाहे होते हैं अपने भेड़ और ऊँटों को लेकर चले आते हैं, और जब वर्षा ऋतु आती है तो वो वापस लेकर जाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब अपने यहाँ ग्रीष्म ऋतु आती है तो रेगिस्तान में तो भयंकर कंडीशन होगी, पानी वानी की समस्या आ जाती है, खाने की समस्या आ जाती है, तो अपने जानवरों को लेकर इधर आ जाते हैं। फिर जैसे ही बारिश होना स्टार्ट होती है वो अपने जानवरों को लेकर वापस चले जाते हैं। तो यहाँ घुमंतु जनजातियाँ या चरवाही जनजातियाँ मिलती है जो पशुपालन पर आधारित होती है। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर है? और यहाँ कौन कौन सी वनस्पति मिलती है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो वनस्पति मुख्य रूप से आपको पता ही है, नागफनी, कैक्टस यही मिलेंगे। मरुस्थलीय वनस्पति कांटेदार वनस्पति बोला जाता है, कंटीले वन में आती है। इसके अलावा आपके बबूल, बेर, खजूर, कीकर, खेजड़ी, नीम, ये सब कहाँ मिलेंगे, आपके इन्हीं क्षेत्रों में मिलेंगे। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कि आपके जो
बबूल, बेर, खजूर, कीकर, खेजड़ी, नीम, नागफनी, ये किस प्रकार की वनस्पति है सब? तो ये कंटिलेवन, ये या मरुस्थली प्रकार की वनस्पति है, जो भारत में थार के मरुस्थल और अर्धचंद्राकार पेटी में मिल रही थी, इंदौर से कुरनूल तक। ठीक है, तो ये सारे किसकी विशेषता हुई? ये आपके कंटीले वनों की या मरुस्थलीय वनों की विशेषता हुई, जो भारत में मिलते हैं। चलें आगे, चलिए अब अगली वनस्पति कौन सी है मुख्य रूप से भारत में? 4 वनस्पति हमने पढ़ ली है, कौन कौन सी? आर्द्र सदाबहार वर्षा वन, ठीक है, आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है, और कंटीले वन और झाड़ियाँ। अब आपके यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन और अगली वनस्पति से बन सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो आप देखोगे अगली वनस्पति है आपकी पर्वतीय या हिमालयी वनस्पति। पर्वतीय हिमालय इसलिए बोल रहे हैं कि मुख्य रूप से इसकी विशेषता हिमालय में अलग अलग देखने को मिलती है, क्योंकि उसकी ऊंचाई अधिक है। ठीक है, बाकी पश्चिमी घाट वगैरह में तो इतनी ऊंचाई नहीं है, तो ये वहाँ देखने को नहीं मिलती है आपके। ठीक है, चलिए आगे। तो पर्वतीय और हिमालयी वनों की विशेषता देखेंगे तो हम इसको 2 भागों में बांट के देख सकते हैं, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र और दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, हिमालयी वन का उत्तर मतलब आपके जम्मू कश्मीर वाला और ऊंचाई वाला क्षेत्र, और निचला मतलब शिवालिक और पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र। और इनमें ऊंचाई के साथ खास कर क्या देखा गया है, बदलाव देखा गया है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या, तो ये सारे के सारे बदलाव हम डिटेल में पढ़ेंगे। यही एग्जाम में यहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चन बनते हैं, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। क्यों? आपके एग्जाम में पूछा गया हिमालय में वनस्पति का वर्गीकरण को समझाइए, तो उसमें हिमालय में हर जगह एक जैसी वनस्पति नहीं है। जैसे जैसे हिमालय की ऊंचाई बढ़ती है वनस्पति में भी बदलाव आता है, और वही बदलाव यहाँ पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो आप देखोगे मुख्य रूप से हिमालय का सबसे निचला वाला तराई वाला क्षेत्र जो होता है, गिरिपद क्षेत्र, जहाँ तराई और हिमालय दोनों मिलते हैं आपस में, ठीक है, उसको बोला जाता है गिरिपद। गिरिपद मतलब गिरी के पद, गिरी के चरण। ठीक है, और गिरी के चरण में कौन सी वनस्पति मिलती है? तो आर्द्र पर्णपाती वन मुख्य रूप से मिलते हैं वहाँ पे। कौन से वन मिलते हैं? आर्द्र पर्णपाती। ठीक है, और आर्द्र पर्णपाती वन की सब विशेषता बता चुका हूँ मैं, कौन कौन से वन होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से वो सारे वन यहाँ देखने को मिलते हैं गिरिपद क्षेत्र में। तो हिमालय में सबसे जो शुरुआत होती है 0 से, ठीक है, 500 मीटर तक, वो यहाँ पर यही वन मिलेंगे आपके। ठीक है, 0 से 500 मीटर तक गिरिपद में आर्द्र पर्णपाती वन मिलेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे से याद रखना। फिर अब ऊंचाई बढ़ती है, 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई पे जाओगे आप, तो वनों में बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये यहाँ की वनस्पति मुख्य रूप से यहाँ पर एक वन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, देवदार, ये आपके तराई रीजन में सर्वाधिक पाए जाते थे, जिनको काट के अब वर्तमान में वहाँ बड़ी जनसंख्या बसावट कर दी गई है, और जब रेलवे का विकास हुआ, मैंने पढ़ा है आपको, तब भी काट दिए गए थे। तो यहाँ देवदार मुख्य रूप से मिलते हैं वृक्ष। इसके अलावा सारे जो वृक्ष मैंने आर्द्र पर्णपाती में बताए हैं वो मिलते हैं। इसके बाद 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई पर जाओगे हिमालय में, तो वहाँ मिलेंगे आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं, अच्छे से याद रखना। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार। क्यों शीतोष्ण? क्यों? ऊंचाई बढ़ गई है, उष्ण से आप कौन से क्षेत्र में चले जाएंगे? ऊंचाई के कारण अपन शीतोष्ण में चले जाएंगे। ठीक है, और खास बात यह है कि पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय में अलग अलग वनस्पति देखने को मिलती है इसमें। पश्चिमी हिमालय में जो हिमरेखा है, ठीक है, वो आपके जल्दी मिल जाएगी, जबकि पूर्वी हिमालय समुद्र के ज़्यादा निकट है, तो वहाँ हिमरेखा बहुत ऊंचाई पर मिलती है। तो वहाँ पर दोनों जगह इसलिए वनस्पति में अलग अलग बदलाव देखे गए हैं। पश्चिम हिमालय में आपके देवदार वृक्ष मिलते हैं, अखरोट के वृक्ष मिलते हैं, और चिनार के वृक्ष मिलते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है, देवदार, अखरोट और चिनार। आपने जम्मू कश्मीर में अखनूर का नाम सुना होगा, उस अखनूर का नाम अखरोट वृक्ष की अधिकता के कारण क्या बढ़ गया है? अखनूर पड़ गया, ध्यान रखना। और अखरोट आप सभी खाते हो, भेजा जैसा एक फल होता है, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स में आता है, और वो खाया इसीलिए जाता है कि वो भेजा जैसा होता है और आपके भेजे को सही करे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। फिर चिनार, जम्मू कश्मीर में एक जगह है चिनार, वहाँ पर भी ये सब सर्वाधिक वृक्ष मिलते हैं, इसलिए उसको चिनार कहा जाता है। पूर्वी हिमालय में कौन मिलते हैं? ओक, चेस्टनट, चीड़ के वृक्ष मिलते हैं। ओक,
चेस्टनट और चीड़ के वृक्ष, मुख्य रूप से चीड़ का तेल निकाला जाता है, आप ध्यान रखना इसका तेल बहुत फेमस है, ठीक है। और आपके ओक और चेस्टनट जैसे वृक्ष है पूर्वी हिमालय में देखने को मिलते हैं, ये अच्छे से ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो हमने गिरिपथ क्षेत्र में कौन से वन पर मिल रहे थे, आर्द्र पर्णपात, इसमें देवदार मुख्य था, और 1000 से 2000 मीटर पर शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार मिल रहे थे, ठीक है, जिसमें पश्चिमी हिमालय में अलग थे और पूर्वी हिमालय में अलग थे, ठीक है, अच्छे से याद रखना है। अब आपके हम पढ़ेंगे 2000 मीटर से और अब ऊपर चलेंगे, और 2000 मीटर से ऊपर जाओगे तो 2000 मीटर से 3500 मीटर की बात करेंगे तो यहाँ अलग प्रकार के वन देखने को मिलेंगे आपके। कौन कौन से वन मिलेंगे यहाँ पर, ब्लू पाइन, स्प्रूस जैसे वन मिलेंगे, ठीक है। आप जब शिमला वगैरह घूमने जाओगे तो 3500 मीटर की ऊंचाई तक जाओगे आप, 2000 से 3500 मीटर, ठीक है, शिमला के उसके निचले वाले क्षेत्रों में, तो आप देखोगे वहाँ पर बारीक बारीक पत्तियों वाले ऐसी टहनियाँ फैली रहती हैं उन वनों की, ठीक है, और इन पे ऐसे बारीक बारीक पत्तियाँ होती है, ठीक है। और इस प्रकार के वन मिल देंगे यहाँ पर, जिसमें कौन कौन से वन आते हैं, ब्लू पाइन और स्प्रूस। और इन्हीं के मध्य कुछ घाटियाँ पाई जाती है जहाँ पर अल्पाइन घासें मिलती है, ठीक है। खास बात ये है, जम्मू कश्मीर में हमने इनको पढ़ा था मर्ग, और उत्तराखंड में इनको बुग्याल या प्यार पढ़ा था, अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। बुग्याल या प्यार की बात कर रहा हूँ मैं, प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्यार व्यार के चक्कर में मत पढ़ना, सीधा प्यार के चक्कर में पढ़ना। अल्पाइन घास का एक प्रकार है, ठीक है, जिसको उत्तराखंड में कहा जाता है, ठीक है। और मर्ग कहाँ कहा जाता है, जम्मू कश्मीर में कहा जाता है। आप सभी ने नाम भी सुना होगा, सोनमर्ग और गुलमर्ग, ठीक है। तो ये मध्य घाटियों में पाए जाते हैं अल्पाइन घासें, मुख्य रूप से इन्हीं क्षेत्रों में 2000 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर। अब जब 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जाएंगे, 4500 मीटर की ऊंचाई पर, तो वहाँ मुख्य रूप से मिलेंगे आपके कोणधारी वन। कौन से वन मिलेंगे, कोणधारी वन एग्जाम में पूछा गया है। ये 3500 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर मुख्य रूप से कोणधारी वन मिलेंगे, और इनमें कौन कौन से आ जाते हैं, सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च, रोडेंड्रॉन, ठीक है। ये सारी की सारी वनस्पतियों के प्रकार एग्जाम में पूछे गए हैं यूपीएससी द्वारा और पीसीएस द्वारा भी, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। गिरिपथ में कौन से 1000 से 2000 मीटर पर कौन से वन, 2000 से 3500 मीटर पर कौन से वन, और 3500 से 4500 मीटर पर कौन से वन मिल रहे हैं, ठीक है। और सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन है। कोणधारी वन मिल रहे हैं, सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च, रोडेंड्रॉन, क्लियर है। तो अच्छे से ध्यान रखना है। अब जैसे ही आप 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जाओगे आप, अब वहाँ पर वन नहीं मिलेंगे, अब वहाँ पर मिलेंगे मांस और लाइकेन जैसी घासें मिलेगी, ठीक है। जो याक और पश्मीना जैसी बकरियों को वहाँ पर पाला जाता है, उनके लिए आपके इन पर आधारित जनजातियाँ रहती है। थारू, बकरवाल का नाम सुना होगा आपने, गुज्जर, गद्दाफी का नाम सुना होगा, जम्मू कश्मीर उत्तराखंड में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियाँ हैं, ठीक है। तो ये सब इन्हीं पशुओं पर आधारित होती है, और ये पशु आपके 4500 मीटर की ऊंचाई के आसपास मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्यों मिलते हैं, यहाँ पर ये मांस और लाइकेन जैसी घासें मिलती है, मृदु घासें होती है, तो इनको पाला जाता है। पश्मीना शॉल सुना होगा, भारत की सबसे प्रसिद्ध शॉल है, जीआई टैग भी मिला हुआ इसको, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है। जीआई टैग क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, ठीक है। और ये मांस लाइकेन यहाँ मुख्य रूप से मिलते हैं, अच्छे से ध्यान रखना है। इनका महत्व पढ़ लेते हैं हम, या हिमालयी वनों का क्या महत्व है, क्या नहीं है, ठीक है। तो इनका महत्व देख लो। तो इनका पर्यावरणीय और जैव विविधता का से अधिक महत्व आपको पता है, हिमालय हॉट स्पॉट के क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो ये हॉट स्पॉट का क्षेत्र क्यों है, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता और पर्यावरणीय महत्व देखा गया। फिर इन वनों की लकड़ियाँ जो होती है हल्की होती है, और हल्की होने के कारण पेपर और लुगदी में बनाने में इनका यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ फर्नीचर उद्योग और स्पोर्ट्स सामान में भी इसका यूज होता है। स्पोर्ट्स के सामान के लिए आपको पता है लुधियाना, मेरठ, आपके उत्तर प्रदेश का मेरठ सिटी जो है वो स्पोर्ट्स सामान के लिए, और पंजाब का कौन सा, लुधियाना शहर स्पोर्ट्स और हौजरी उद्योग के लिए फेमस है, अच्छे से ध्यान रखना है। क्यों, हौजरी उद्योग ऊन के लिए जाना जाता है, इन पश्मीना और भेड़ों के साथ वहाँ पर ऊन प्राप्त किया जाता है, और शॉल और ये आपके अन्य शीतकालीन वस्त्र बनाए जाते हैं। साथ ही साथ इन वनों की लकड़ियाँ हल्की होती है, तो स्पोर्ट के सामान बनाने में सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना है आपको। बेट वगैरह सब इसी के बनाए जाते हैं, और फर्नीचर, मजबूत फर्नीचर और हल्का फर्नीचर इन्हीं लकड़ियों का बनाया जाता है। तो इनका आर्थिक महत्व भी हो गया, पेपर लुगदी भी बनाई जा रही है, पर्यावरणीय महत्व भी हो गया, जैव विविधता से महत्व भी हो गया। खास ही बात,
इनकी ये है कि बीच बीच में इन वनों को काट कर अब बागानी कृषि की जाने लगी है, जिसमें सेब के बागान मुख्य रूप से प्रसिद्ध है आपके। और कहीं कहीं तो अब सीढ़ीदार कृषि भी की जाने लगी है, जिसमें आलू की खेती प्रमुख होती है। शिमला देखोगे आप तो शिमला में कुफरी करके एक जगह है, इसी कुफरी में क्या है आपके आलू अनुसंधान केंद्र है। इसलिए कभी भी आपके एमपीपीएससी में ज़्यादातर आपके क्वेश्चन पूछे जाते प्रजाति, तो कुफरी शब्द जैसे ही आए समझ जाना वो आलू की प्रजाति की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि कुफरी में ही आपके आलू अनुसंधान केंद्र है। तो ये सीढ़ीदार कृषि में आलू एक मुख्य फसल होती है, वहाँ पर ध्यान रखना है। और सेब बागानी कृषि के रूप में ज़्यादा किए जा रहे हैं। फिर ये आपको पता है हिमालय क्षेत्र नर्म चट्टानों का क्षेत्र है, वहाँ पर भूस्खलन की क्रिया सर्वाधिक होती है। और जहाँ पर ये वन होते हैं वहाँ भूस्खलन सबसे कम देखा जाता है। तो ये मृदा अपरदन को भी रोकते हैं, भूस्खलन को रोकते हैं। मृदा अपरदन मतलब भूस्खलन को क्या करते हैं, ये रोकते हैं। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं हिमालयी वनों की हुई है, अच्छे से याद रखना है। ये सब विशेषताएं, इनकी ऊंचाई के साथ वर्गीकरण बता दिया मैंने। ठीक है, इनका महत्व अच्छे से याद रख लेना, मेंस में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और प्रीलिम्स में तो यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है 101%। ठीक है, तो ये आपके कौन से वन हुए, पर्वतीय वन या हिमालयी वन। ठीक है, अब आपके मुख्य रूप से कौन से और वन बचे हैं, ज्वारी वन और बचे हैं आपके। ठीक है, और ज्वारी वनों को हम अलग अलग नामों से पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ कुछ जगह भारत में अभी भी घास के मैदान मिलेंगे, छोटे छोटे, विस्तृत रूप से तो नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना है, लेकिन छोटे छोटे घास के मैदान मिलेंगे, ध्यान रखना है ये आपको। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, अब ज्वारी वनों की बात कर रहे हैं। अब इन ज्वारी वनों की क्या विशेषताएं हम पढ़ेंगे। तो इन ज्वारी वनों की जो विशेषताएं हैं, पहले तो इनके नामकरण से याद रखना अच्छे से, क्योंकि इनका नाम इतना इम्पोर्टेंट है कि आप याद नहीं रख पाओगे, एग्जाम में पूछ लिया कंफ्यूज कर देगा आपको। ज्वारी वनस्पति को मैंग्रोव वनस्पति भी कहा जाता है। क्यों? मैंग्रोव एक प्रजाति है जो इन ज्वारी वन में या ज्वार भाटा के क्षेत्र में पाई जाती है। ये ज्वारी वन क्यों कहा जाता है, ज्वार भाटा कहाँ, जहाँ पर समुद्र में ज्वार आते हैं, तटीय क्षेत्र में, तो इनको तटीय वनस्पति भी कहा जाता है। मैंग्रोव प्रजाति के वन पाए जाते हैं, इसलिए इनको मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। ज्वारी क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए इनको ज्वारी वन कहा जाता है। इसके अलावा इनको गारान वनस्पति भी कहा जाता है, क्योंकि ये आपके दलदल वाले क्षेत्र में मिलते हैं मुख्य रूप से, तो इनको दलदली वनस्पति या गारान वनस्पति भी कहा जाता है। तो ये दलदली वनस्पति भी होगी भैया। ठीक है, मृदा जो दलदली मृदा होती है उसमें मिलती है मुख्य रूप से, डेल्टा भागों में मिलती है जहाँ ज्वार भाटा आते हैं, या नदियाँ अपना जल समुद्र में छोड़ती है, तो मंद ढलान के कारण डेल्टा का निर्माण करती है। डेल आकार अंग्रेजी के डेल से बना है ये, तो ध्यान रखना है। तो डेल्टाई वनस्पति भी कहा जाता है। ये गुजरात के कच्छ में पाई जाती है मुख्य रूप से ज़्यादा, तो इनको कच्छ वनस्पति भी कहा जाता है। यह सुंदरवन डेल्टा, सुंदरी नामक प्रजाति आपके गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में मिलती है, इसलिए इनको सुंदरी वृक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, इनको तटीय क्षेत्रों के कारण वेलांचली या अनुपवन भी कहा जाता है। ये सारे के सारे अगर कोई भी नाम पूछ ले और इनकी विशेषता पूछ ले कि अनुपवनों की विशेषता बताइए, वेलांचलों की विशेषता बताइए, गारान की विशेषता, ज्वारी की, मैंग्रोव की, सब एक ही वनों के अलग अलग नाम है, अच्छे से ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आप ऐसा नहीं हो कि गलत करके आ जाओ कि या फिर बोलो सर ने तो पढ़ाया ही नहीं और क्या पूछ लिया एग्जाम में। इनमें से कोई भी नाम लेके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सारे के सारे एक ही प्रकार के वन है, कौन से, ज्वारी वन। ठीक है, अब ये वन को एक और खास विशेषता है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ये लवण स वनस्पति है। लवण स मतलब जहाँ खारा पानी और मीठा पानी दोनों मिल रहा है, तो वहाँ पर दलदली क्षेत्र न तो पूरी तरह से खारा होता है न पूरी तरह से मीठा होता है, तो वहाँ जो वनस्पति उगती है वो हेलोफाइट वनस्पति उगती है। ठीक है, तो एक खास बात है, इसको हेलोफाइट या लवण स वनस्पति भी कहा गया है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ज्वारी वनों को हेलोफाइट वनस्पति कहा जाता है। ठीक है, और फिर आगे इनका महत्व क्या क्या आया, विशेषता क्या क्या है इसकी, एग्जाम में यहाँ से फिर क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप देखोगे ये तटीय अपरदन को रोकते हैं। क्यों? तटीय भागों में ज्वारी क्षेत्रों में रुकेंगे, आपके सागर से लहरें आएगी, सागर से लहरें आती है तो ऊपर तक आएगी और फिर जाएगी तो अपने साथ मिट्टी को ले जाती है, लेकिन ये वन मौजूद रहेंगे तो मिट्टी को जाने नहीं देंगे, अर्थात कटाव को रोकेंगे, तो तटीय अपरदन को रोकते हैं। और इसका सबसे अच्छा परिणाम कब देखने को मिला है, चक्रवातों के समय देखोगे आप, बड़े बड़े चक्रवात आते हैं, इन वनों से टकरा कर क्या हो जाते हैं, धीमे पड़ जाते हैं। क्यों? ये वन जो होते हैं इनकी लकड़ियाँ बहुत नर्म होती है, तेज हवाओं के साथ नीचे झुक जाती है और फिर हवाएं कम हो जाती है तो वापस खड़ी हो जाती है,
तो ये चक्रवातों के प्रभाव को भी कम करते हैं, खास बात इनकी विशेषता ये भी है। तो जहाँ जहाँ ये तटीय क्षेत्रों में वन मिलते हैं वहाँ चक्रवातों का न्यूनतम प्रभाव देखा गया है, ठीक है। और 2004 में जब सुनामी आई थी तो सरकार ने अंदाज, बाद में पता चला सरकार को कि जहाँ जहाँ पर ज्वारी वन थे वहाँ पर सुनामी का जो प्रभाव था वो सबसे कम देखा गया था, ठीक है। तो इन्होंने 2004 की सुनामी से बहुत बड़ी भूमिका निभाते हुए रक्षक की या एक चीन की दीवार की तरह काम किया था इन्होंने, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि ये तटीय क्षेत्र में मौजूद है, लहरों के कटाव को भी रोक रहे हैं, मिट्टी के कटाव को भी लहरों से, चक्रवातों को भी कम कर रहे हैं, उनके प्रभाव को, तेज हवाएं आ रही तो उन्हें रोक देते हैं। और साथ ही साथ जब सुनामी आई तो उसके कारण ये वन थे तो वहाँ कम प्रभाव देखा गया सुनामी का, ठीक है। और कब आई थी? तो 2004 में आई थी, अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये इतनी खास विशेषताएं, ठीक है, इन वनों की। फिर भारत में विश्व की 3% ज्वारी वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक जो ज्वारी वन पाए जाते हैं इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। और भारत में कितने पाए जाते हैं? तो कुल विश्व की जो ज्वारी वनस्पति है उसका 3% भारत में मिलता है लगभग, ठीक है। अभी बढ़ गया होगा 3.325 कितना हो जाए आप चेक कर लेना, नए डाटा के अनुसार ज़्यादा फर्क नहीं आया होगा, पॉइंट में ही आया होगा बस, ठीक है, इसलिए मैंने लगभग लिखा हुआ है। फिर खास बात, एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ये भारत में सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। क्यों? गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा मुख्य रूप से यही सबसे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और सबसे ज़्यादा मात्रा में यही मिलते हैं। और इसी पश्चिम बंगाल का एक जिला है 24 परगना, 24 परगना जिला है सर्वाधिक, ठीक है। भारत के कौन से जिले में पूछे तो 24 परगना जिला, राज्य पूछे तो पश्चिम बंगाल, ठीक है। और दूसरे नंबर पर गुजरात आ जाता है आपके, ठीक है, जहाँ कच्छ वनस्पति के रूप में मिल रहे थे यही वन। तो ये इनकी विशेषता है। ये इकोटोन का निर्माण करते हैं। इकोटोन मतलब दो क्षेत्रों के बीच का स्थान, जैसे ये थल क्षेत्र है, ये जल क्षेत्र था, इन दोनों के बीच का स्थान को क्या बोलेंगे हम? इकोटोन बोलेंगे, जो जैव विविधता के क्षेत्र होते हैं। क्यों? यहाँ वाले भी जीव जंतु, यहाँ वाले भी जीव जंतु दिन में शिकार वगैरह करते हैं, ठीक है, और रात में आराम करने के लिए, प्रजनन की क्रिया करने के लिए यही रहते हैं, तो इसलिए इसको इकोटोन कहा जाता है। तो ये दो पारिस्थितिक तंत्रों के बीच, जैसे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो गया या स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका, अच्छे से ध्यान रखना, यूपीएससी पूछ चुकी है, ठीक है। तो ये इकोटोन का निर्माण भी करते हैं और इनको आर्द्र भूमि के रूप में भी जाना जाता है। क्यों? दलदली क्षेत्र रहेंगे, आर्द्र भूमि के रूप में इनको घोषित किया गया। भारत के मुख्य आर्द्र भूमि कौन सी है? सुंदरवन, आपको पता होगा, ठीक है। आर्द्र भूमि का भी प्रकार है वो, तो ये वहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो ये कौन से वन हुए आपके? तो ये कौन से हैं आपके? ज्वारी वनों का प्रकार हुआ, जो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यहाँ से क्या क्या इन्होंने भूमिका निभाई है, किस प्रकार की वनस्पति, क्या क्या नाम है, अच्छे से याद रखना है। अब लास्ट में बची केवल आपके घासें, और घासों में आपके कुछ ज़्यादा नहीं है, सिंपल सी, भारत में किसी बड़े घास के मैदान नहीं है, प्रेरी जैसे छोटे छोटे घास के मैदान है, ठीक है, जिसमें जो बड़ी घास है उनको मुंज घास कहा जाता है और जो छोटी घास है उनको दूब घास मुख्य रूप से पाई जाती है भारत में। बड़ी घासों में कौन सी? मुंज घास मुख्य रूप से मिलती है, जिसको हाथी घास भी कहा जाता है। और छोटी घास में मुख्य रूप से कौन सी घास मिलती है? दूब घास मिलती है भारत में। तो ये दो घासें सबसे ज़्यादा देखी जाएगी। आप गार्डन वगैरह में जाते हो, जब टहलते हो तो आपको यही घास मिलेगी, दूब, ठीक है। और मूंज घास आपके जंगलों वगैरह में मिलेगी, पशुओं को खिलाई जाती है, हाथी वगैरह इसमें रहते हैं मैदानी क्षेत्र में। कुछ कुछ उड़ीसा वगैरह में मिलेगी, मध्यवर्ती भागों में मिलेगी भारत के, तो वहाँ मिलेगी। इसके अलावा ये दोनों तो उष्ण घासें थी आपके। भारत में कुछ शीतोष्ण घासें भी है, और इन शीतोष्ण घासों के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जा रहा है और उत्तराखंड में बुग्याल प्यार कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। फिर इनका महत्व क्या है इन घासों का? तो इन घासों का अलग अलग महत्व है। क्या है? भारत में इनका सामाजिक महत्व भी है। क्यों? घरों वगैरह के आप देखोगे, पुराने घर समय में, अब तो पक्के घर बनने लगे, गाँवों में जाओगे तो आज भी राजस्थान या अन्य क्षेत्रों में देखोगे तो घरों की जो छप्पर बनाई जाती हैं उसमें घास का उपयोग किया जाता है, ठीक है। या पशुओं के लिए तो आज भी देखोगे आप, पशुओं के लिए गांव में घासों की छप्पर बना के उस पर त्रिपाल जो रहता है, प्लास्टिक का पाल ढक के उनके लिए आवास स्थल बनाया जाता है, ठीक है। तो ये घर वगैरह की छप्पर बनाने में, धार्मिक देखोगे तो यज्ञ, पूजा और विवाह जैसे अनुष्ठानों में इनका उपयोग होता है। पता होगा आपको, बहुत सारे अनुष्ठान वगैरह होते हैं धार्मिक वगैरह, उनमें धूप घास और अन्य घासों का इस्तेमाल होता है, ठीक है।
तो धार्मिक महत्व भी इनका। इन घासों का आर्थिक महत्व भी है क्योंकि इन पर पशुपालन आधारित है, जिसका उपयोग आपके दुग्ध उत्पादन के लिए भी किया जाता है, डेयरी उद्योग में, और मांस उत्पादन के लिए भी किया जाता है। ठीक है, कटलरी उद्योग में तो दोनों के लिए जाना जाता है, दुग्ध और मांस के लिए। तो आर्थिक महत्व भी हो गया घासों का। पर्यावरणीय महत्व भी है, क्यों? आपके भारत में जहाँ जहाँ कुछ आपके घास के मैदान है वहाँ जटिल खाद्य तंत्र पाया जाता है। जटिल खाद्य तंत्र मतलब वहाँ पर उत्पादक ज़्यादा होंगे, तो फिर उस पर निर्भर शाकाहारी भी होंगे, उन पर निर्भर मांसाहारी भी होंगे, और एक श्रृंखला बनती रहेगी, उन पर निर्भर अपघटक भी होंगे। तो इनके बीच एक श्रृंखला बनी रहेगी, तो ये खाद्य जाल का निर्माण करेंगे, अर्थात पर्यावरणीय महत्व भी इनका। और इनका सांस्कृतिक महत्व भी है, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की अवधि के समय इन घासों का उपयोग भी किया जाता है। तो ये सारे की सारी विशेषता हमने पढ़ ली है भारतीय वनस्पति की। एक बार और सब डिटेल से मैं आपको, डिटेल नहीं लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ, हमने कितनी घासें पढ़ ली है भारत में, या वनस्पति कौन कौन सी पढ़ ली, घासें नहीं। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती कंटीले वन, झाड़ियाँ, पर्वतीय या हिमालयी वन, ठीक है, मैंग्रोव, ज्वारी वन और घासें। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, यहाँ से अच्छे से ध्यान रखना है। प्राकृतिक वनस्पति का आपके स्ट्रक्चर हुआ है, अच्छे से इसका फोटो ले लेना है, लिख लेना है सारी चीज़ें, ठीक है। और इसका लास्ट में मैंने डायग्राम बना रखा है, अगर ये डायग्राम एग्ज़ाम हॉल में बना के आ गए इनके साथ में आप, तो आप फुल में से फुल नंबर ले लो, ठीक है। देखो, आप देखोगे तो ये ऊपर पीली वनस्पति दिख रही है, पीला क्षेत्र दिख रहा है, ये पर्वतीय वनों का प्रकार है, ठीक है। ये मुख्य रूप से हिमालय में तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ पश्चिमी घाट के निचले क्षेत्रों पे भी मिलता है, वहाँ दर्शाया नहीं, लेकिन ध्यान रखना आपको। तो पर्वत यहाँ जहाँ मिलेंगे वहाँ पर्वतीय वनस्पति मिलेगी। फिर आपके पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान, ठीक है, मेघालय का पठार और अरुणाचल प्रदेश व मणिपुर नागालैंड की पहाड़ियाँ में आर्द्र सदाबहार वन मिल रहे हैं, अच्छे से याद रखना है। फिर आर्द्र पर्णपाती वन देख लो, ये सब आर्द्र पर्णपाती वन मिल रहे हैं। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान, प्रायद्वीपीय क्षेत्र वाला भाग, तलहटी क्षेत्र, ठीक है, आपके मैदानी क्षेत्र कुछ, वहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन, ये रेड रेड जितना भी दिख रहा है ये शुष्क पर्णपाती वन दिख रहे हैं आपको। मैदानी क्षेत्र है, कुछ पठारी क्षेत्र बीच बीच में छोटे छोटे मैदानों में मिल रहे हैं। और ज्वारी वन जो आपके गुलाबी कलर के दिख रहे हैं तटीय क्षेत्र में, यहाँ पर मुख्य रूप से ज्वारी वन मिल रहे हैं, अच्छे से याद रखना है। और ये अर्धचंद्राकार पेटी इंदौर से लगाकर कुर्नूल तक, और ये पूरा थार के मरुस्थल में कौन से वन मिल रहे हैं, कंटीले वन मिल रहे हैं, ये अच्छे से ध्यान रखना है आपको। इनका अगर डायग्राम भी बना दिया आपने और भारत में इनका विस्तार समझा दिया तो आप मेंस का क्वेश्चन भी यहाँ से क्लियर कर सकते हो। और प्रीलिम के सारे फैक्ट मैंने बता दिए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन कौन सी एग्जाम में आए हुए हैं, ये भी बता दिए हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।